इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जियोफ्रे चौसर का लिखा हुआ जनरल प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स को लेकर के। इसका पूरा समरी को हम लोग समझेंगे, कितने कैरेक्टर्स थे, उनके बारे में क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिया उसको शॉर्ट में समझते हुए चलेंगे, और जनरल प्रोलॉग लिखने का दरकार क्या था या कैंटरबरी टेल्स का महत्व क्या है, और साथ में चौसर का भी कुछ कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स जो कि इस पोएम को समझने के लिए दरकार है उसको भी साथ में लेते हुए चलेंगे। ओके, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पीडीएफ सजेशंस नोट्स वगैरह मैं डालता रहता हूँ। ओके, तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं जनरल प्रोलॉग। एक्चुअली पूरा जो कैंटरबरी टेल्स है ना, ये एक ऐसा पोएम है, ऐसा नैरेटिव पोएम है जिसमें चौसर ने उस दौरान का 14th सेंचुरी का जो मीडिएवल इंग्लिश सोसाइटी था उसका पूरा क्रॉस सेक्शन उन्होंने अपने पोएम के थ्रू डाल के रखा था। इस पोएम का मूल भाव है कि चौसर समेत, क्योंकि चौसर इसका राइटर भी है एवं चौसर इस पोएम का अंदर एक कैरेक्टर खुद भी है, ठीक है। तो चौसर और 29 अनादर पिलग्रिम्स क्या करते हैं, तो कुल मिला के टोटल 30 पिलग्रिम्स हुए। ये लोग जमा होते हैं साउथ वर्क का अंतर्गत एक रेस्टिंग प्लेस है, उसका नाम है टैबर्ड इन, वहाँ पे। तो यहाँ से लंदन से वो लोग जाते हैं कैंटरबरी कैथेड्रल में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो लोग को विजिट करना है द श्राइन ऑफ थॉमस अ बेकेट। थॉमस अ बेकेट एक सेंट है, एक मार्टियर्ड सेंट है, वो वाज द आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी कैथेड्रल। इसीलिए उनका जो ये श्राइन है उनको विजिट करने के लिए हर साल लंदन से ये कैंटरबरी की तरफ तीर्थ यात्रा करते हैं, पिलग्रिमेज करते हैं कुछ लोग, और वो भी स्प्रिंग टाइम में, ठीक है। तो इस तीर्थ यात्रा के दौरान समाज का हर स्तर से एक एक आदमी लेकर के, इसमें आपको कुक मिल जाएगा, म्यूनिसिपल मिल जाएगा, मिलर मिल जाएगा, मर्चेंट मिल जाएगा, डॉक्टर मिल जाएगा, ठीक है, लॉयर मिल जाएगा, स्टूडेंट मिल जाएगा, हर तरीके का रिलीजियस पर्सन मिल जाएगा, कुछ वुमेन भी मिल जाएंगी। तो समाज का हर स्तर का, हर फाइनेंशियल स्टेटस का, हर सोशल स्टेटस का एक एक आदमी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि उन दौरान यानी 14th सेंचुरी में इंग्लिश सोसाइटी कैसा हुआ करता था, उसका रहन सहन कैसा था, बोलचाल कैसा था, फूड सिस्टम्स कैसा था, पोशाक कैसा था, मेंटेलिटी कैसा था, रिलीजन के प्रति वो लोगों को क्या ओवरटेक था। तो हर चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मेन चौसर का प्लान यही था कि ये 30 व्यक्ति जो लंदन से कहते मतलब कैंटरबरी तक जाएंगे, तो जाते टाइम सब लोग दो दो करके स्टोरी बोलेंगे और आते टाइम भी सब लोग दो दो करके स्टोरी बोलेंगे। बस इसलिए था कि उस जमाने में तो इंटरनेट या नेटफ्लिक्स का ज़माना था नहीं, तो इतना लंबा रास्ता, ठीक है, हेलीकॉप्टर भी था नहीं, घुड़सवारी करते हुए चलना है, तो इतना लंबा रास्ता में ताकि बोर्डम आदमी का दूर हो, इसीलिए एक स्टोरी टेलिंग करते हुए चले, ठीक है। तो कुल मिला के तब कितना हुआ, जाते वक्त दो, आते वक्त दो, चार, तो हर व्यक्ति चार, यानी 30 गुना 4 120। तो उनका प्लान था टोटल 120 स्टोरी का संकलन बनाएंगे अपने इस कैंटरबरी टेल्स को। बट अनफॉर्चुनेटली उनके डेथ इस स्कीम को पूरा होने से रोक देते हैं। पूरा 120 कंप्लीट करने से पहले उनका मृत्यु हो जाता है, और सिर्फ 24 टेल्स ही हम लोग को मिलते हैं द प्रेजेंट वर्जन ऑफ कैंटरबरी टेल्स में, ठीक है। इसको माना जाता है कि 1387 से लेकर के 1400 के बीच में इसको टोटल इसका जो कंपाइलेशन इसको संपन्न किया गया है। ओके, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए था। और जैसे कि जियोफ्रे चौसर को बोला जाता है द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले मिडिल इंग्लिश से हटा करके जो मॉडर्न स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश लैंग्वेज है, उस समय क्या हुआ था, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था, है ना। हर जगह में अलग अलग डायलेक्ट चलता था, एक जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज का फॉर्म होता है वो नहीं था। वो चौसर ने ही पहली बार अपना द कैंटरबरी टेल्स में एक स्टैंडर्ड मीडिएवल इंग्लिश लैंग्वेज का फॉर्म दिया था। ओके, तो ये सब था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो जनरल प्रोलॉग है ये कैसे कैसे शुरू होता है और इसमें क्या क्या चीज़ है। ओके, तो सबसे पहले ये दिखाता है, वो स्प्रिंग टाइम को ये डिस्क्राइब करता है कि अप्रैल का टाइम में जो शावर है, यानी जो छोटा छोटा हल्का सा बारिश आता है अप्रैल का महीना में, और जो मार्च का जो ड्रॉट है, यानी मार्च महीना में इतना गर्मी का बाद सब चीज़ जो चारों तरफ सूख गया था, वो अप्रैल में रेन आकर के उसको क्या कर देता है, रीजिविनेट कर देता है, नया उसमें जान झोंक देता है, नया तरीके से उसमें एक लिवली स्पिरिट डाल देता है, ठीक है। इसीलिए स्प्रिंग टाइम को काफ़ी ज़्यादा प्रेज करते हैं, ठीक है। फिर वो बताते हैं कि चारों तरफ बर्ड्स गाने गा रहे हैं, चारों तरफ फ्लावर्स जो है वह ब्लॉसम हो रहा है, ठीक है। और यही स्प्रिंग टाइम है जहाँ पे नेचर भी झूम उठता है, आदमी का मन भी बहुत प्रशांत रहता है, और इसी टाइम में रिलीजियस जिल भी अपना पीक पे रहता है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा पिलग्रिमेज भी आदमी स्प्रिंग टाइम में करते हैं। तो नेचर भी खुश है,
आदमी का जो अपना मन के अंदर का भाव है वो भी प्रसन्न है, और स्वाभाविक बात है जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी अपने पीक पे है। तो सब मिला करके इट इज़ एन आइडियल टाइम फॉर गोइंग टू अ पिलग्रिमेज। ठीक है, और इसी वजह से चौसर और 29 बाकी पिलग्रिम्स या तीर्थयात्री कहाँ जमा हुए हैं, यहीं साउथ वर्क के अंदर टैबर्ड इन में। इसका तो पूरा कहानी मैंने आपको बता ही दिया पहले कि कैसे कैसे जमा हुए हैं, कौन कौन थे वगैरह। तो अब वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि टैबर्ड इन में फिलहाल वो लोग हैं, डिनर वो लोग कर चुके हैं, और अब नेक्स्ट डे वो लोग जो यात्रा शुरू करेंगे उससे पहले चौसर अभी सब कोई जितने जितने भी पिलग्रिम हैं सब कोई का एक डिस्क्रिप्शन वो दे रहे हैं, जैसे कि वो उन लोगों को देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इसका बाद एक एक करके कैरेक्टर आएगा, उसका डिस्क्रिप्शन चौसर देते हुए चलेंगे। सब कैरेक्टर इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन तो नहीं दिया है, कुछ कुछ का छोड़ दिया गया है, कोई और मेन मेन जो है उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इनमें से भी कुछ कुछ कैरेक्टर है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा वीडियो में, तो बने रहिएगा। ठीक है, सबसे पहला जो कैरेक्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट भी कैरेक्टर जो है वो है द कैरेक्टर ऑफ नाइट। नाइट मतलब तो आप जानते ही होंगे, मिडिएवल हिस्ट्री में जो एक काफ़ी शूरवीर माना जाता था। ठीक है, जो हमेशा ट्रूथ, ऑनेस्टी इसका राह में चलता था। ठीक है, चिल्ड्रन और जो वुमेन है उनका प्रोटेक्शन करता था, अन्याय को रोकता था। तो दैट काइंड ऑफ अ वेरी शिवैलरस काइंड ऑफ फिगर, दैट इज नाइट। हाँ, तो हम लोग का जो नाइट है वो भी एकदम आइडियलिस्ट नाइट ही है। वो हमेशा अपना शिवैलरी को फॉलो करता है, ट्रूथ एंड ऑनर के लिए हमेशा वो संग्राम करता है। उसने अपना पूरा करियर में काफ़ी ज़्यादा देशों में या काफ़ी ज़्यादा जगहों में उसने लड़ाइयाँ किया है। उनमें से कुछ क्रिश्चियन कंट्री भी है, उसमें कुछ हीदन कंट्री भी है, हीदन इन द सेंस पैगन यानी नॉन क्रिश्चियन कंट्री। ठीक है, और जहाँ जहाँ भी उसने लड़ाइयाँ की है हर जगह से उसको अप्रिसिएशन मिला है, उसका स्किल्स की वजह से, उसका बिहेवियर की वजह से, उसका मॉडेस्टी की वजह से, हर जगह से उसको प्यार मिला है। और एक चीज़ गौर करने वाला बात है कि वो ये जितना भी एक्सपीडिशंस वो करता था ना, वो ग्लोरी का वजह से नहीं, या सब कोई आदमी उसका वीरता का मतलब प्रशंसा देंगे, उसको पुरस्कार देंगे इस वजह से नहीं, बल्कि क्राइस्ट का प्रति उसका जो प्यार था, जो रिलीजियस उसका जिल था, उसका वजह से वो ये सब करता था। फिर कुछ कुछ देश का नाम भी दिया गया है, जैसे अलेक्जेंड्रिया, प्रशिया, रशिया, लिथुआनिया, ग्रेनाडा, मोरक्को, टर्की। इन सब भी जगहों में उन्होंने नाइट ने एक्सपीडिशन जाके करके आया है। कभी वो किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलते हैं, बहुत ही अच्छे बिहेवियर, अच्छे अखलाक वाले व्यक्ति हैं। और मीक एंड मॉडेस्ट एज अ मे, ठीक जैसे एक कुमारी लड़की रहती है ना, एकदम शांत स्वभाव की, ज़्यादा चहल पहल ना करने वाली, मॉडेस्टी के साथ, ठीक वैसे ही ये नाइट भी है। तब उस उनमें एक तरीके से कुमारी लड़की का भी और एकदम एक जवान लड़के का, जो वीर का, दोनों का क्वालिटी उनमें शुमार है। उनका जो ड्रेस है ना, नाइट वाला ड्रेस, उसमें रस्ट लगा हुआ है। तो रस्ट लगा हुआ है इसी से मतलब जाहिर होता है कि वो उनका स्किल झलकता है, बैटल स्किल झलकता है। ठीक है, कि वो कितना बढ़िया से लड़ाई जंग का मैदान में करते हैं, कि मतलब जंग पड़ गया और कितना फ्रीक्वेंटली वो मतलब जंग का मैदान में जाते हैं। इसी से उनका पॉपुलैरिटी पता चलता है, इसी से उनका स्किल्स पता चलता है। और एक चीज़ और दिखता है कि वो कितने मॉडेस्ट है। वो अगर चाहते तो जाहिर सा बात है वो नया कपड़ा, शो ऑफ वाला कपड़ा पहन के आ ही सकते थे, लेकिन वो अपना ये पुराना रस्ट वाला कपड़ा ही पहन के है। इससे ये पता लगता है कि उनको अपने नाइटहुड परिचय में कितना वो गर्व महसूस करते हैं, और प्लस वो शो ऑफ करना पसंद नहीं करते, इज़ वेरी मॉडेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है स्क्वायर। ये है वही नाइट का बेटा, लेकिन ये क्या है, ये अपने पिताजी की तरह उतना मॉडेस्ट नहीं है। ठीक है, ये अभी ट्रेनिंग में चल रहा है, पिताजी इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, कंप्लीट उतना एक्सपीरियंस नाइट अभी हुआ नहीं है। तो और ये काफ़ी यूथफुल भी है, तो ये खुद को शो ऑफ करने में काफ़ी मतलब दिलचस्पी रखता है। ठीक है, ये काफ़ी लिवली है, काफ़ी एमोरस है, एमोरस इन द सेंस लव मेकिंग। ठीक है, इसको लड़कियों के प्रति काफ़ी इंटरेस्टेड है। ठीक है, और इसने फ्लैंडर्स और नॉर्दर्न फ्रांस के कुछ जगहों में फिलहाल उसने कुछ एक्सपीडिशन किया भी है। फिर उसका अपीयरेंस का डिस्क्राइब दिया जाता है कि उसका हेयर जो है कर्ली है, हाइट उसका मॉडरेट है, लेकिन काफ़ी वो अजाइल है, यानी काफ़ी क्विक है, काफ़ी फास्ट है। ठीक है, और उसका कपड़ा बहुत ज़्यादा शो ऑफ वाला कपड़ा है, ब्यूटीफुल कपड़ा है। ठीक है, फ्लावर एम्ब्रॉयडरी वाला उसने ट्यूनिक पहन के रखा है, छोटा गाउन पहन के रखा है, वाइड स्लीव वाला, मतलब एकदम फैशनेबल है वो। ठीक है, फिर वो गाना गा रहा है, वो फ्लूट बजा रहा है, वो डांस कर रहा है, वो ड्रॉ कर रहा है, वो बढ़िया लिखता है, वो बढ़िया जोक करता है, मतलब हर क्वालिटी उसमें है। इज अ परफेक्ट सैंपल ऑफ अ कोर्ट लवर। ठीक है, अब अपने प्रेमिका के ध्यान में मशगूल हो करके वो बेचारा एक नाइटिंगेल से ज़्यादा सोता ही नहीं है, मतलब लगभग सोता ही नहीं है, रात भर वो उसका यादों में ही जग के काट देता है। लेकिन हाँ, एक बात है कि वो थोड़ा सा शो ऑफ तो करता है, कुछ उसका मतलब प्यार वाला की वजह से, कुछ उसका फैशनिज्म की वजह से, कुछ उसका कम उम्र के और कम एक्सपीरियंस की वजह से, लेकिन वो कभी भी अपना सोशल स्टेटस नहीं भूलता, अपना पिताजी का दर्जा नहीं भूलता, इसीलिए वो भी मॉडेस्ट है, वो भी कोटियस है। ठीक है,
अब नेक्स्ट आ जाता है नाइट स्योमन, यानी जो नाइट सबसे पहले था, उनका बस एक ही सर्वेंट है, ठीक है, जो उन्होंने लाया है अपना साथ पिलग्रिमेज में, दैट इज योमन, ठीक है। अब इससे एक चीज़ और पता लगता है कि उन टाइम नाइट का सिर्फ जो ख्याति था ऐसा ही नहीं, नाइट का काफ़ी पैसा भी था, तो चाहते तो और भी ढेर सारा सर्वेंट अपने साथ लेके आ सकते थे। क्यों नहीं लाए, ये उनका सिंपल लिविंग को भी दर्शाता है और उनका शो ऑफ ना करने वाला मेंटालिटी को भी दर्शाता है। तो बस एक ही ह्यूमन को लेके आए। वो ह्यूमन का कैसा मतलब अपीयरेंस था, क्रॉप्ड हेयर था, छोटा छोटा बाल था, स्किन में उसका टैन पड़ गया था, और वो अपने वेशभूषा से एक फॉरेस्टर लग रहा था। फॉरेस्टर इन द सेंस कि किसी का जगह जमीन हो तो उसमें कृषि काज करने वाला, या उसमें कुछ पेड़ पौधे लगा के उसका ध्यान रखने वाला, ओके, काइंड ऑफ केयर टेकर, उसको फॉरेस्टर कहा जाता था। तो इससे ये भी पता लगता है कि नाइट का अपना कुछ जमीन खरीदा हुआ था, अपना कुछ ओन्ड लैंड प्रॉपर्टी था जिसका देख रेख करता था ये योमन, ठीक है। अब ये योमन का ग्रीन कलर का हुड और कोट पहन के था, और इसके पास था एक बो और एक बहुत शार्प सीरीज ऑफ पिकॉक एरोज, ठीक है, ये अपने साथ लेकर के चलता था, तीरंदाजी करता था। और इसने क्या पहन के रखा था, एक ब्राइट आर्म गार्ड पहन के रखा था, इसके पास स्वॉर्ड था, इसके पास डैगर था, और एक ख्याल करने वाला चीज़ कि इसके पास सेंट क्रिस्टोफर का एक बैज भी लगा हुआ था। ये सब डिटेल्स में इसीलिए आपको बोल रहा हूँ ताकि इसमें से अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आए तो भी आप आराम से जवाब दे सके। मैंने शॉर्ट क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए सारा चीज़ डिटेल्स निकाला है, तो एक भी ये फालतू का डिटेल्स नहीं है, सब इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है प्रायरिस। प्रायरिस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसीलिए बन जाती है क्योंकि प्रायरिस का काम क्या है, हर वर्क इज लाइक अ नन, ठीक है, तो उनका काम रिलीजियस है, उनका काम सेवा भाव वाला है, लेकिन इनका कैरेक्टरिस्टिक जो है ना, इससे सेवा भाव कम और शो ऑफ ज़्यादा लगता है, इसीलिए ये थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल कैरेक्टर है, तो ये ध्यान देने वाला कैरेक्टर है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा इसका। इनका नाम है मैडम इग्लेंटाइन, ठीक है। ये लिटर्जी जो गाती है, लिटर्जी इन द सेंस जो चर्च में गाया जाता है संगीत, जो भक्तिपूर्ण संगीत रहता है, उनको ये नेजलाइज्ड तरीके से गाती है। तो नेजलाइज्ड इन द सेंस नाक का थोड़ा सा उसमें टोन आ जाता है, तो इससे ये पता चलता है कि शी डज सम एफेक्टेशन, वो जानबूझ करके थोड़ा ऐसा करती है ताकि वो थोड़ा हाई क्लास से बिलोंग करती है ऐसा लगे, ठीक है। फिर वो फ्रेंच भी बोलना चाहती है, लेकिन उस फ्रेंच में उनका इंग्लिश एक्सेंट समझ में आ जाता है। और जो उनका सबसे बड़ा ख्याल करने वाला बात है, दैट इज टेबल मैनर्स। शी इज वेरी वेरी वेल वर्स्ड इन टेबल मैनर्स। वो कभी भी अपना उंगली को, जो मतलब कभी भी कोई चीज़ कटलेट वटलेट मांगनी है, वो सॉस में या डिप कर रही है, तो उनका उंगली बिल्कुल भी सॉस में डिप नहीं करता है। वो अपना खाने के बाद अपना लिप को इतना साफ तरीके से वाइप करती है कि उसमें ज़रा सा भी तेल या मसाला नहीं लगा हुआ रहता है, और जब वो खाती है तो एक टुकड़ा एक दाना भी नीचे नहीं गिरता है। तो उनका टेबल मैनर्स बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है, और वो काफ़ी कंपैशनेट है। इवन अगर कोई माउस कोई जगह ट्रैप हो जाए, या फिर उनका जो पेट डॉग है उसको अगर कोई मतलब पैर से कोई मार दे या ट्रैम्पल करके चल जाए, तो वो सीन देख करके वो बेचारी इतनी दुखी हो जाती है कि वो रो पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे उनका जो सेंटिमेंटल एग्जेजरेटिव है वो भी यहाँ पे दिखाया गया कि सी इज ओवरटली सेंटिमेंटल। फिर वो अपना जो पेट डॉग है उनको रोस्ट मीट देती है, मिल्क देती है, फाइन वाइट ब्रेड देती है, ठीक है। और फिर उनका अपना वेशभूषा कैसा है, उन्होंने एक विम्पल पहन के रखा है, विम्पल इन द सेंस आपका फेस कवर आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरीके का फेस कवर जिससे कि उनका जो नाक है ना, वेल शेप्ड नाक, वो बहुत बढ़िया से दिखे, उनका जो ग्रे आईज है वो भी बढ़िया से दिखे, और उनका जो छोटा सा रेडिश टाइप का फेस है वो भी बढ़िया से दिखे, इस तरीके का कपड़ा उन्होंने पहन के रखा है। और उनका चेहरा देख के ही लग रहा है कि ये अंडर फेड तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जनरली जो रिलीजियस तबके से बिलोंग करते हैं उनका पास इतना वेल्थ नहीं रहता, तो उनका चेहरा थोड़ा सा देख के लगता है अंडर फेड है बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ मनी। लेकिन इनको देख के कहीं भी एंगल से लैक ऑफ मनी तो लग नहीं रहा, ऊपर से लग रहा है कहीं की राजरानी है, महारानी है। तो इसी से चौसर एक तरीके से सैटाराइज कर रहे हैं कि उनके टाइम के जितने भी रिलीजियस फिगर्स थे ना, आगे और भी रिलीजियस फिगर आएंगे उनमें एक और करप्शन हम लोग देखेंगे, सारे के सारे करप्ट थे। रिलीजियस फंक्शन से ज़्यादा उनको अपना पेट भरने में, पैसा लूटने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, और वो खुद को कोई राजा या रानी माफिक उनका लाइफस्टाइल था, जो कि नहीं होना चाहिए। ओके, तो दिस इज वेरी सटायरिकल पोर्ट्रेट ऑफ द प्रायरिस। फिर और सबसे बड़ा जो बात कि उन्होंने एक रोजरी इन द सेंस ब्रूच टाइप का, ठीक है ना, जो जैसे वगैरह कोट वोट में हम लोग लगाते हैं ना थोड़ा डेकोरेशन के लिए, उसको रोजरी या ब्रूच कहा जाता है। तो वैसा कोरल रोजरी यानी बहुत डीप क्रिम्सन रेड कलर का रोजरी उन्होंने लगाया था, उसमें ग्रीन बीड लगा हुआ था, और उस ग्रीन बीड में एक लेटर खुदाई किया था, जिल्डेड था ए।
अब उस ए का मतलब क्या है, एमोर विंसिट ओमनिया, इसका मतलब इंग्लिश मतलब क्या निकलता है, लव कॉन्कर्स ऑल, प्यार सब चीज को जीत लेता है। अब यहाँ पे आप बताइए कि इस चीज को एमर विंसिट ओमनिया लिखा करके वो घूम रही है, तो इससे एक स्लाइली चौसर एक हिंट देने का कोशिश किया है कि रिलीजियस डिवोशन में उनका जितना ना इंटरेस्ट है, लव लाइफ में उनका उससे इंटरेस्ट कहीं ज्यादा है। ठीक है, और इनके साथ एक सेकंड नन है वो चल रही है, एक चैपलेन है और 3 प्रीस्ट और है जिसको नन्स प्रीस्ट कहा जाता है। ये तीनों, ये कुछ आदमियों को संग लेके ये चल रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिलीजियस कैरेक्टर आ जाता है मॉन्क। ठीक है, मॉन्क इन द सेंस द मेल रिलीजियस फिगर, है ना। अब मॉन्क का ड्यूटी क्या होना चाहिए कि वो अपना जो क्लॉस्टर है, मतलब अपना जो अलग सा रूम है, मोनास्टरी है, वहाँ पे वो रहेगा, सब मतलब संसार का जो आनंद विनोदन है उससे दूर रहेगा, सेक्लूशन में वो रहेगा, अपना वो स्टडी करेगा और अपना रिलीजियस चीज़ों में वो ध्यान देगा। ठीक है, ये उसका काम है। लेकिन हम लोग के जो ये मॉन्ग साहब है, ये क्या करते हैं, ये मोनास्टरी के बाहर बिजनेस करते हैं। ठीक है, ये हंट्समैन है, हंट्समैन यानी शिकारी, शिकार करने में इनका काफ़ी ज़्यादा रुचि है। ये हमेशा सीरियस रहने के बजाय और कॉन्टेम्पलेटिंग रहने के बजाय, ठीक है, आध्यात्मिकता तो इनके अंदर कितना है वो काफ़ी डाउटफुल है, लेकिन इनके अंदर वैषयिकता काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, हर समय ये खुश रहते हैं, वर्ल्डली विषय में ये निमज्जित रहते हैं। ठीक है, और जब शिकार करने के वक्त जब ये जाते हैं तो इनका जो ब्रिडल है ना, ब्रिडल इन द सेंस की घुड़सवारी का वक्त जो एक उसके साथ घोड़े का सा लगा हुआ रहता है, छोटा टंग टंग करके आवाज़ करता है, तो वो ठीक वैसे ही जिंगल करता है जैसे चैपल बेल को, यानी मोनेस्ट्री में चैपल रहता है उसमें घंटा रहता है, उसको जैसा आवाज़ करना चाहिए, उनका ब्रिडल भी वैसा ही जिंगल करता है। यानी क्या कि उनका रिलीजियस चीज़ में जितना इंटरेस्ट होना चाहिए उतना ही इंटरेस्ट उनका वर्ल्डली मैटर में है। ठीक है, फिर उनका वेशभूषा भी काफ़ी ज़्यादा लैविश है। ठीक है, स्क्विरल का फार से बना हुआ स्लीव उनके पास है, फिर गोल्ड पिन दिया हुआ हुड है उनका ड्रेस में। ठीक है, और इससे पता चलता है कि काफ़ी लैविश और काफ़ी फैशनेबल ड्रेस वो पहन के रखते हैं। उनका बॉल्ड हेड है। ठीक है, बाल नहीं है, एकदम चकचक कर रहा है, फेस भी एकदम प्लम्प लग रहा है, जैसे लग रहा है कि एकदम खाते पीते घर के हो, एकदम बहुत बड़े कोई शहजादे हो वैसे। ठीक है, और उनका आंख जैसे लग रहा है कि एक कॉल्ड्रन में आग जलता हो वैसा उनका, मतलब कोई भी तरीके से एक मॉन्क को देख के जैसे शांत स्वभाव का लगना चाहिए, पीस लविंग लगना चाहिए, वैसे उनका चेहरा बिहेवियर कुछ वैसा नहीं है। ठीक है, वो काफ़ी बेहतरीन एक हॉर्समैन है और वो अपने साथ कुछ ग्रे हाउंड्स को लेके हमेशा चलते हैं। ठीक है, और हालांकि ये एक ओल्ड बेनेडिक्टिन मॉन्क ऑर्डर से बिलोंग करते हैं जो कि काफ़ी स्ट्रिक्टली ट्रेडिशनल होना चाहिए, लेकिन जाहिर सा बात है आप इनका डिस्क्रिप्शन देके समझ ही पा रहे हैं कि ये काफ़ी लिबरल ख्याल के हैं। और इनका कुछ ये भी मानना है और चौसर इसमें एग्री भी करते हैं कि हाँ बात तो सही है, अब ऑगस्टाइन क्या करके गए थे तो उसका हिसाब से बाकी सबको क्यों चलना पड़ेगा अपना ज़िंदगी मार के, ऑगस्टाइन क्या कहें, ऑगस्टाइन करके गए, अब हम लोग अपना हम मन का हिसाब से करें। हालांकि चौसर जी एग्री कर रहे हैं ऊपर ऊपर, लेकिन इसका थ्रू वो सैटराइज कर रहे हैं कि देखो तुम्हारा आदर्श क्या था और उससे तुम कितना भटक गए हो और तुमको वो रियलाइजेशन भी नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये मॉन्क जो है, ये एक चलती वहां पे प्रोवर्ब था कि मॉन्क आउट ऑफ क्लॉस्टर नॉट वर्दी एन ऑस्टर। ऑस्टर का मतलब होता है कि आपका स्नेल टाइप का। ठीक है, तो अपने क्लॉस्टर से बाहर एक मॉन्क अगर निकल गया बहिर्जगत में, वर्ल्डली मैटर में अगर इन्वॉल्व हो गया, तो एक स्नेल के बराबर भी उसका वैल्यू नहीं रहा। तो इस चीज़ को हम लोग का ये कैंटरबरी टेल्स वाला मॉन्क नकार देता, बोले ये सब फालतू बात है, ये सब थ्योरी में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट रिलीजियस फिगर आ जाता है फ्रायर। ये भी इक्वली करप्ट है। फ्रायर का मतलब होता है मेंडिकेंट। मेंडिकेंट यानी वो लोग जो अपने खुद, वो लोग कोई प्रोफेशन चूज नहीं कर सकते, अपने खट कमा नहीं सकते, वो लोग को भिक्षुवृत्ति करके जिंदगी काटना पड़ता है। इन द सेंस वो लोग को भीख मांग करके, चैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अदर आदमी जैसे चैरिटी करेगा वैसे आपको अपनी जिंदगी काटे पड़ेगा। तो ऑब्वियस सा बात है कि दे आर सपोज टू बी फाइनेंशियली अनेबल, है ना। लेकिन हम लोग के जो फ्रायर है जिनका नाम है ह्यूबर्ट, ठीक है, ह्यूबर्ट या हुबर्ट आप जो भी कहें, ये लेकिन बहुत ही फैशनेबल है, रंगीले मिजाज के हैं। ठीक है, कोई भी रिलीजियस फिगर आप देख लीजिए, एक का मन में भी रिलीजियस डिवोशन नहीं है, सिर्फ वर्ल्डली मैटर में एंगेज होना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा घूमना, यही सब बस लगा हुआ है सबका। और इनमें क्या और चीज़ है, ये काफ़ी सारे अपने इलाके के जो यंग लेडी है उनका मैरिज, उनका शादी ये अपने हाथों से अरेंज करते थे। अब इसका थ्रू चौसर ये समझाना चाहे कि
ही ऑलरेडी मेड देम प्रेग्नेंट, उन लोगों के साथ वो इंटीमेट होकर के उन लड़कियों को प्रेग्नेंट बना देते थे, फिर बाद में अपना दोष ढांकने के लिए उनको शादी अरेंज कर देते ताकि लोगों से वाहवाही लुटेगी, वाह ये फ्रायर तो कितना बढ़िया सोशल सर्विस कर रहा है, बेचारा गरीब लड़की का शादी करा के मदद कर रहा है। ठीक है, अब इसका एक और लोभ है, ये क्या करता है, जो वेल्थी लैंड ओनर्स रहते हैं ना, या जो भी जो रिच पीपल रहते हैं, उनसे ये कन्फेशन सुनता है कि वो लोग का कन्फेशन जो भी है, जो भी वो गलत काम किए हैं, वो ये फ्रायर को आकर के बोलते हैं, और इसका बदली में वो क्या लेते हैं, उससे सिल्वर लेता है, यानी पैसा, सिल्वर कॉइन लेता है, बोलता है कि तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हारा कन्फेशन सुन के तुमको रिजॉल्व कर दूंगा। तो ये चौसर सटायरिकली बोलते हैं कि जहाँ पे आदमी का अनुशोचना से वो अपने आंसू फेंके तो ही उसका एब्जॉल्व हो जाए, तो ही उसका वो ट्रू रिपेंटेंस है, तो यहाँ वो आंसू के जगह सिल्वर लेकर के वो रिपेंटेंस दे रहा है, इन द सेंस दैट इज अ सटायर, नथिंग एल्स। ठीक है, फिर वो बहुत बढ़िया गाना गाता है ये फ्रायर महाशय। ठीक है, फिर हर शहर के हर इनकीपर को, इनकीपर यानी उस जमाने के जो होटल्स रहा करते थे, हर होटल वाला को वो जानता है, हर बार मेड को वो जानता है, तो इसका कोई भी हरकत तो रिलीजियस तो कम से कम है नहीं। ठीक है, और सेंट फ्रांसिस, मतलब जो ये फ्रायर वाले मेंडिकेंट वाले ऑर्डर के चीफ प्रतिष्ठाता थे सेंट फ्रांसिस, वो क्या करते थे, उनका जीवन का उद्देश्य ही था जितने भी बेगर्स एंड लेपर्स है उनका मदद करना। ठीक है, उनका जिंदगी में कुछ सुराहा देना, लेकिन ये उल्टा करता है, ये बेगर और लेपर से घृणा करता है, ही हेट्स देम। वो सबसे प्यार किससे करता है, जिसके पास पैसा हो और जो उसको पैसा दे सके, और उसके बदले में वो कन्फेशन सुन करके वो लोग को एकदम बढ़िया से निश्चित कर दे। ठीक है, और जब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग डेज आता है ना, तब तो ये फ्रायर इतना बढ़िया कपड़ा ओढ़ता है कि लगता है कि यही तो खुद पोप है, एकदम रिच मल्टी कलर क्लोक ओढ़ता है। ठीक है, एकदम महंगा वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट कैरेक्टर आता है मर्चेंट। ये तो ऑब्वियसली नॉन इक्लेसियस्टिकल ऑर्डर का है, रिलीजियस फिगर ये है नहीं, ये नॉर्मल सोसाइटी का फिगर है मर्चेंट। ये भी, इसने भी मल्टी कलर क्लोक पहन के रखा है, फर का हैट पहन के रखा है, और बूट पहन के रखा है, और इसका जो बियर्ड है वो फोर्ड स्टाइल है, मतलब ये काफ़ी फैशनेबल है, काफ़ी स्टाइलिश है। ये माना भी जा सकता है क्योंकि मर्चेंट है तो जगह जगह देश विदेश घूमता है, तो उस हर जगह का फैशन से कस्टम से वो अपडेट रहता है, तो ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ गाय। ठीक है, स्मार्ट गाय। अब इसका सबसे बड़ा जो खासियत है कि इसने उधार काफ़ी जगह से लेके रखा है, लेकिन इसका हाव भाव से लगता नहीं है कि ये कभी उधार ले भी सकता है, तो ये जानबूझ करके थोड़ा अपने आप को फैशनेबल दिखाता है, रिच दिखाता है, केयर फ्री दिखाता है, ताकि कोई संदेह ही ना कर सके कि इसका उधार है। लेकिन थोड़ा सा आप डीप सोचिएगा कि अगर ये जो चौसर, इन द सेंस चौसर द कैरेक्टर, उनको अगर पता है कि इस मर्चेंट का हाव भाव के बावजूद भी इसका उधार है, तो मतलब जाहिर सा बात है कि बाकी लोगों को भी पता होगा इसके उधार के बारे में, लेकिन वो हाव भाव ऐसा करता है कि किसी को नहीं दिखाना है, थोड़ा धीरे धीरे वो बोलता है, कम बोलता है, जैसे कि हर एक शब्द को, हर एक ओपिनियन को वो वजन करके तराजू में तोड़ करके बोल रहा है किसमें उसका प्रॉफिट है, किसमें उसका लॉस है। ठीक है, नेक्स्ट जो कैरेक्टर आ जाता है वो है क्लर्क। क्लर्क एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको लेके बहुत ज़्यादा सटाराइज चौसर करते नहीं है। एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, काफ़ी दुबला पतला है, और एकदम थ्रेड बेयर क्लोथ ये पहनता है, मतलब एक कपड़ा एकदम सूता सूता हो गया, तार तार हो गया, वैसा कपड़ा वो पहनता है। ठीक है, उसको ना खाने से, ना पीने से, ना पहनने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये सब चीज़ में वो कुछ पैसा खर्चा करता ही नहीं, उसका एकमात्र ध्यान ज्ञान है किताब, तो सारा अपना एनर्जी, सारा अपना पैसा वो किताब में इन्वेस्ट करता है और किताब पढ़ने में ही लगा देता है। लेकिन जब भी वो कुछ बात बोल, जनरली तो ज़्यादा गपक वो करता नहीं है, लेकिन जब भी वो बोलता है तो काफ़ी मॉरल बातें करता है। ठीक है, और एक थोड़ा सा सैटराइज करके चौसर ने ये भी बताया है कि हालांकि वो है तो मतलब पूरा एटीट्यूड से फिलोसोफर, लेकिन उसको अभी तक फिलोसोफर स्टोन मिला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मैन ऑफ लॉज, इन द सेंस लॉयर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो लॉयर साहब जो है ये काफ़ी वाइज है, काफ़ी प्रूडेंट है, बुद्धिमान है, ठीक है, समझदार है, और इनको सब कोई काफ़ी रिस्पेक्ट भी करता है, और इनका काफ़ी डिमांड भी है। क्यों? क्योंकि लीगल मैटर में इनका एक्सपर्टीज आउट ऑफ क्वेश्चन है, अनडाउटेबल है। ठीक है, इसीलिए सबको इनको काफ़ी डिमांड भी करता है। ये फ्लॉलेस लीगल डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अपना फील्ड में इनको एक्सपर्टीज हासिल है, और काफ़ी ज़्यादा ये बिजी रहते हैं, और जितना बिजी एक्चुअली रहते हैं उससे कुछ ज़्यादा बिजी खुद को दिखाते भी है। ठीक है, और ही इज़ एक्सटेंसिव बायर ऑफ लैंड, वो बहुत ज़्यादा ज़मीन वो खरीदते हैं, और आगे और भी उनका सामने एस्पिरेशंस है। तो ये कैरेक्टर के थ्रू चौसर दिखा रहे हैं कि उन टाइम में, यानी मिडिएवल इंग्लैंड में
एक न्यू मिडिल क्लास का राइज हो रहा था, जिसको आप मर्चेंट से समझ सकते हैं, जिसको आप मैन ऑफ लॉ से समझ सकते हैं, कि जो कि हार्ड वर्क करता है। और नया नया वो अपना अर्निंग बढ़ा रहा, वो अपना ग्रोथ बढ़ा रहा, वो अपना प्रॉपर्टी बढ़ा रहा, समाज में अपना इज्जत भी बढ़ा रहा। तो ये सब कुछ छोटा छोटा चीज़ आप समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन क्या है? फ्रैंकलिन को कहा जाता है लैंड ओनर, यानी उस टाइम में जो जमींदार हुआ करते थे या काफ़ी ज़्यादा लैंड जिसके पास होता था, लैंड प्रॉपर्टी, उनको फ्रैंकलिन कहा जाता था। ये भी एक न्यूली राइजिंग मिडिल क्लास के एक रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, इनका वाइट बियर्ड है, ये काफ़ी जेंटलमैन है, बहुत अच्छा बिहेवियर रखते हैं, बहुत अच्छा इनका कस्टम्स है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा इनका हाव भाव है, सोफिस्टिकेटेड है, रिफाइंड है। ठीक है, और ये है एपिक्यूरियन। एपिक्यूरियन का मतलब होता है जिसका ज़िंदगी जीने का मकसद ही होता है प्लेजर और डिलाइट, जो सिर्फ ज़िंदगी को भोगना चाहते हैं, हर रूप रस गंध को निचोड़ लेना चाहते हैं। तो वैसा टाइप का आदमी था फ्रैंकलिन, एकदम जिंदा दिल आदमी, एकदम मज़ा करने वाला आदमी। ठीक है, और हमेशा उसके घर में दावत लगा रहता था, हमेशा सीजनली उसका घर में फूड आइटम चेंज हुआ रहना करता था। ठीक है, हमेशा उसके घर में जाओ कुछ ना कुछ आपको मीट मिल जाएगा, कुछ खाना मिल जाएगा, कुछ वाइन मिल जाएगा, तो हमेशा वो खाता भी रहता था, खिलाता भी रहता था, मस्त मौला आदमी था। ठीक है, और ये कहा भी गया है थोड़ा मजाक करके चौसर ने, कि उसका घर में तो एनी टाइम मीट और ड्रिंक, जैसे स्नोफॉल जैसा होता है वैसे ही बर्फ़ गिरने जैसा मीट और ड्रिंक उसका घर में गिरता है, हर समय एबंडेंट सब चीज़ रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में कुछ माइनर कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है, जैसे 5 गिल्डमैन का, उसमें एक हैबरडैशर है, एक डायर है, एक टैपेस्ट्री मेकर है, एक वीवर है और एक कारपेंटर है। सब कोई पॉलिश्ड बेल्ट और नाइफ लेके खड़े हैं। इनमें से वो चौसर फिर से बोलते हैं कि इनमें से कोई एक एक ऑल्डरमैन बन ही सकते हैं, उतना पोटेंशियल तो है। और एक कुक भी इनमें से है। ये कुक आगे जाकर के अपना एक टेल भी बताता है। ठीक है, हालांकि वो प्रोलॉग में तो शामिल नहीं है, वो मेन टेक्स्ट में शामिल है। तो इस कुक का नाम है रॉजर डी वेयर। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल है, अपना मतलब कुकिंग स्किल इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसका जो चेहरा में एक अल्सर है ना, उससे चौसर काफ़ी ज़्यादा मतलब रिपल्स्ड फील कर रहे हैं, इससे डिग्रेडेड फील कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है शिपमैन। शिपमैन इन द सेंस आजकल जिसको हम लोग सेलर कहते हैं। ठीक है, तो ये किस में चढ़ के जा रहा है? ये कैट हॉर्स में चढ़ के जा रहा है, और इसका राइडिंग स्किल अच्छा है नहीं, मतलब घुड़सवारी करने इसको आता नहीं, जाहिर सा बात है। ये तो लैंड में ज़्यादा देर रहता ही नहीं है, ये तो समंदर में ही इसका काम है, इसलिए इसको उतना राइडिंग स्किल है नहीं। और इसका नेक में एक डैगर लटका हुआ है। और इसका एक बुरा आदत है कि ये जो ट्रांसपोर्ट लेके जाता है ना शिप में, इधर का माल उधर करने, मतलब व्यवसाय वाणिज्य करने, तो उसमें जो वाइन लेकर के वो जाता है उसमें से कुछ कुछ वो चुरा लेता है। ठीक है, और उसका बियर्ड जो, इसको दाढ़ी जो है, काफ़ी ज़्यादा टेम्पेस्ट से वो मतलब एकदम जूझा हुआ है। इसका कहने का मतलब ये है कि इतना ज़्यादा टेम्पेस्ट वो देखा है, इतना ज़्यादा वॉयज उसने किया है, और इतना ज़्यादा समय उसने समंदर में बिताया है कि उसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है नेविगेशन के बारे भी और टाइड के बारे में भी, कि कब टाइड आता है, कब जवार आता है, कब तूफान आता है, कब किस तरफ नेविगेट करना चाहिए। तो ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन ऑफ हिज ओन फील्ड, लेकिन हाँ वहीं थोड़ा थोड़ा उसमें मतलब कमियां भी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फिजिशियन यानी डॉक्टर। ठीक है, तो इनके बारे में बताया जाता है कि ये एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बेस करके अपना जो मेडिकल प्रैक्टिस है वो चलाते हैं, और 4 ह्यूमर्स का हिसाब से, जो एंशियंट थियोरी था, थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स, उसी का बदौलत या उसी का बेसिस में वो अपना जो चिकित्सा है वो करते हैं। ये 4 ह्यूमर क्या है? हॉट, कोल्ड, मॉइस्ट और ड्राई। और उनको भी अपना फील्ड में वो काफ़ी एक्सपर्ट है, सारे एंशियंट मेडिकल टेक्स्ट के बारे में उनको बहुत अच्छा खासा नॉलेज है, लेकिन बाइबल के बारे वो काफ़ी कम जानते हैं। तो ये दर्शाता है कि ही इज़ नॉट दैट मच इंटरेस्टेड ऑन रिलीजियस साइड एज मच एज ही इज़ ऑन हिज प्रोफेशन। और वो मॉडरेट डाइट फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा रिच हर बार खाना नहीं खाते। एक टैफेटा का उन्होंने कपड़ा पहना हुआ है, तो इससे पता चलता है कि मतलब संपन्न घर के वो आदमी हैं। और फिर से यहाँ पे एक छोटा सा उनमें नुक्स निकाल देते हैं चौसर, कि फिजिशियन का हिसाब से सबसे बेहतरीन दवा है गोल्ड, इसीलिए सबसे ज़्यादा प्यार भी फिजिशियन गोल्ड से ही करता है। गोल्ड इन द सेंस मनी, पैसा, गोल्ड कॉइन। तो इससे क्या दर्शाता है कि फिजिशियन भले ही अपना मतलब एक्सपर्ट हो अपना फील्ड में, लेकिन वो पैसा का भी लालची है, ज़्यादा पैसा भी वो लेता है। ठीक है, फिर आ जाता है सबसे जो इम्पोर्टेंट या सबसे वितर्कित, सबसे इंटरेस्टिंग, जो भी कह लीजिए, सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में कैरेक्टर, दैट इज़ वाइफ ऑफ बाथ। यहाँ से अगर क्वेश्चन आपको नहीं आया, मतलब अगर मुझे पता नहीं आप लोगों का सिलेबस में अलग से 5 नंबर का कैरेक्टर स्केच आता है कि नहीं,
तो कैरेक्टर स्केच अगर आता है तो वाइफ ऑफ बाथ ही वो डिजर्व करती है. शी इज द वन एंड ओनली कैरेक्टर who has attracted much critical attention from not only the readers but also the critics over the age. ठीक है. तो वाइफ ऑफ बाथ, आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि ये बाथ नाम का एक शहर है, वहां का एक ये वाइफ इन द सेंस एक मैरिड वुमेन है. ठीक है. ये इतना वितर्कित कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि इसी को कहा जाता है कि चौसर ने अपना पूरा जो टेल है या कैंटरबरी टेल्स का कैरेक्टर है उसमें फेमिनिज्म का प्रयोग इन्हीं के ये कैरेक्टर का तैयार करते वक्त फेमिनिज्म का प्रयोग किया. तो द फर्स्ट फेमिनिस्ट कैरेक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कैन बी कॉल्ड वाइफ ऑफ बाथ. ठीक है. अब इसका कैरेक्टर को बहुत ध्यान से हम लोग समझें क्योंकि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो सबसे पहले तो ये काफ़ी बढ़िया दर्जी है. ठीक है. एक्सेलेंट सिम्स्टर, बहुत अच्छा इसको कपड़ा सिलाई करना आता है. हमेशा जब ये पैरिश में जाती है, पैरिश इन द सेंस जो रिलीजियस गैदरिंग होता है चर्च में, वहाँ जब वो जाती है कुछ ऑफर करने, तो ये हमेशा पहले ही होती है लाइन में, पहला नंबर में रहने वाली. तो इससे उसका एक डोमिनेटिंग नेचर पता चलेगा. हर जगह वो खुद का अव्वल नंबर में देखना चाहती है और हर जगह वो लीड भी करती है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. ठीक है. जब उसको कोई आर्म्स प्रेजेंट करता है तब वो बड़ा गुस्सा हो जाती है. जब हर रविवार को जो मास होता है, मास इन द सेंस वही रिलीजियस गैदरिंग आप कह लीजिए जो वीकली होता है, तो संडे मास में वो कम से कम 10 पाउंड वजन का एक हेड रैप को, मतलब हेड रैप मतलब सिर ढकने वाला जो मोटा कापड़ होता है, उससे वो 10 पाउंड का मोटा कपड़ा से वो अपना हेड रैप करके जाती है. उसका जो टूथ है उसमें बीच बीच में गैप है. ठीक है. ये थोड़ा उसका उम्र को दर्शाता है. क्योंकि ऑब्वियसली शी इज़ एजेड, शी इज़ नॉट वेरी यंग, शी इज़ मिडिल एजेड. ओके. और उनका जो फेस है वो काफ़ी रेडिश है. और उनका जो स्टॉकिंग्स, यानी स्टॉकिंग्स इन द सेंस आप एक होस पैंट टाइप का कह सकते हैं, जो कि आदमी एकदम पैर का अंत से लेकर के, मतलब एंकल से लेकर के थाई को कवर अप करता है, टाइट ऐसे कपड़ा, उसको स्टॉकिंग्स कहते हैं. तो वो भी लाल कलर का है. अब लाल कलर यहाँ पे लस्ट को सिंबलाइज करता है. ठीक है. दैट in spite of being in her middle age, she is still full of love-making desires, she is still full of lust and she is still full of liveliness. ठीक है. उनको अभी भी जिंदगी जीने का पूरा पूरा इच्छा उनमें भरा हुआ है. ओके. इन्होंने भी एक विम्पल डाल के रखा है, एक वाइड ओवरस्कर्ट इन्होंने पहन के रखा है और शार्प स्पर इनको है. स्पर मतलब होता है कि कांटेदार जूता, जिससे कि घुड़सवारी करते वक्त आप घोड़े को कभी कभी वो धक्का दे सकते हैं ताकि वो आगे बढ़े. ठीक है. तो इससे ये भी पता चलता है कि उनका हॉर्स राइडिंग स्किल काफ़ी ज़्यादा बेहतर है. ठीक है. इसीलिए काफ़ी इजीली वो हॉर्स में बैठ भी पा रही, उनको कोई दिक्कत भी नहीं हो रहा. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका 5 शादियाँ होके रखा है. ठीक है. हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाँचों के पाँचों जिंदा है. ठीक है. जैसे मतलब पहला शादी हुआ, फिर उसका हस्बैंड मर गया, फिर दूसरा किया, इस टाइप का. ठीक है. और 3 पिलग्रिमेज भी उसने करके रखा है जेरूसलम में. ठीक है. और रोम और कोलोन, ये सब शहर में भी उन्होंने तीर्थ यात्रा करके रखे. तो इनका पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है ट्रैवलिंग का बारे, सोशल नॉलेज इनके पास है, रिलीजियस भी कुछ कुछ नॉलेज है और रियल लाइफ नॉलेज तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इसको इनको जिस फील्ड में है और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आदमी इससे एडवाइस भी लेते हैं, दैट इज़ रिगार्डिंग लव एंड मैरिज एंड कॉन्जुगल लाइफ. क्योंकि जाहिर सा बात है, जो औरत 5 शादियाँ करके रखेगा और उतना डोमिनेटिंग नेचर का कि पाँचों का पाँचों को डोमिनेट करके रखे, तो ऑब्वियसली बात है अब उससे आदमी लव का एक मतलब सजेशन नहीं लेगा तो और किससे लेगा, है ना. तो ये हो गया वाइफ ऑफ बाथ का कैरेक्टर. अब आ जाता है पार्सन. पार्सन एक ऐसा रिलीजियस कैरेक्टर है जो कि सही मायने में रिलीजियन को फॉलो करता है. ये कैरेक्टर आप कह सकते हैं कि द नाइट कैरेक्टर के बाद सबसे आइडियलिस्टिकली अगर कोई कैरेक्टर को चौसर ने दिखाया है विदाउट एनी आयरनी, विदाउट एनी सटायर, तो वो है पार्सन का कैरेक्टर. पार्सन एक छोटा सा टाउन से बिलोंग करता है. वो गरीब है, लेकिन गरीब होने का बावजूद वो टाइड लेने से उसको सख्त नफरत है. टाइड यानी होता है कि रिलीजियस टैक्स. तो वो खुद गरीब है, उसको पैसे का दरकार है, लेकिन फिर भी उसको अपने गरीब प्रजाओं से टैक्स वसूलने में खराब लगता है. उसका एकमात्र ध्यान ज्ञान क्या है कि अपने पैरिश में जाकर के अपने जितने भी रिलीजियस उसके भक्त है, जितने भी प्रजा है, सबके प्रजा इन द सेंस में उसका तो कोई नौकर चाकर नहीं है, मतलब वो एक रिलीजियस हेड है और उसका टेरिटरी में जितने भी आदमी आते हैं तो सब कोई को जाकर के वो पढ़ाता है, सिखाता है, रिलीजियन के बारे में बताता है, दीन का रास्ता बताता है. ठीक है. चाहे बारिश आ जाए, चाहे ठंडर आ जाए, चाहे उसको अपना
कोई तबीयत खराबी क्यों ना आ जाए, कोई भी चीज़ उसको आज तक वो पेरिश में जाके ये टीचिंग करने से रोक नहीं पाया है। इससे पता चलता है वो अपने वर्क के प्रति कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है, उसका अंदर कितना रिलीजियस जिल है, यही सब चीज़ से पता लगता है। और वो सिर्फ अपने टीचिंग से यानी अपने वर्ड से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से भी, अपना बात से भी और अपना काम से भी वो अपना फ्लॉक के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करता है। फ्लॉक इन द सेंस यहाँ मतलब जो आदमी जिसको वो पढ़ाता है उसके लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो ही इज अ काइंड ऑफ अ रोल मॉडल, अ रिलीजियस रोल मॉडल। ओके। और यहाँ तक कि जो सिनर्स है, जिन्होंने पाप कर्म किया है, उनके प्रति भी वो काइंडली बिहेव करता है। और वो कोई मर्सनरी नहीं है, मर्सनरी इन द सेंस मनी माइंडेड। ये तो पता चलता है, जैसे बाकी रिलीजियस पर्सन को आप देख लीजिए, वो पैसे के पीछे पागल है, ये बिल्कुल भी पैसे के पीछे पागल नहीं है, बल्कि एक शेफर्ड की तरह अपना लाइफ बिताते हैं और बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग है। ठीक है। कभी भी वो फंसी नहीं होते, यानी कभी भी उनका दिमाग गर्म नहीं होता, कभी भी वो उल्टा सीधा कोई हरकत नहीं करते जो अनबिकमिंग ऑफ हिम है, बल्कि वो हमेशा ग्रेसियस रहते हैं और हमेशा क्राइस्ट का टीचिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो इज़ अ वेरी गुड कैरेक्टर। नेक्स्ट आ जाता है प्लोमैन। प्लोमैन है यही पार्सन का ही अपना भाई। ठीक है। ये भी अपने पार्सन का ही तरह काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस है, गॉड को ये वर्शिप करता है, प्यार करता है। और सबसे बड़ा इसका जो किरदार है, ये अपना पड़ोसी को उतना ही शिद्दत से प्यार करता है जितना शिद्दत से ये खुद को प्यार करता है। दैट इज मीन ही इज अ वेरी गुड कैरेक्टर, गुड हार्टेड कैरेक्टर। ठीक है। ये अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा फेथफुल है, बहुत ही डेडिकेटेडली अपना काम ये करता है, फांकी उसमें नहीं मारता है। वो उनका काम है कि हे को थ्रैश करना, थ्रैश करके उसमें से चावल अलग से निकालना, है ना। और ये काम भी वो किस लिए करता है, पैसे कमाने के लिए, बल्कि क्राइस्ट के लिए। ठीक है। और कभी भी वो अपना टाइद में कोई चीटिंग नहीं करता, मतलब उसका जितना भी रिलीजियस टैक्स बनता है वो बहुत वो ऑनेस्टली देता है, उसमें कोई पैसा वो चोरी नहीं करता। और उसने एक काफ़ी ढीला ढाला सा वर्कमैन वाला ट्यूनिक कपड़ा पहन के रखा है, और वो एक मेयर में यानी घोड़ी में चढ़ के वो जा रहा है। ठीक है। अब आ जाता है मिलर। ये है आपका फिर से करप्ट करेक्टर। ये क्या है, इसको बताया गया है बर्ली वर्कमैन, यानी बहुत लंबा चौड़ा एक काम करने वाला, और ये हमेशा जो भी रेसलिंग में जाता है वहाँ जीत का पुरस्कार लेके आता है। ठीक है। और ये इसका जो सर है और इसका जो दाढ़ी है, दोनों ही एकदम लाल बालों से एकदम पूरा भरा हुआ है, जो इसको एकदम काफ़ी मॉन्स्टर जैसा इसका लुक देता है। ठीक है। और ऊपर से इसका नाक में एक हेयरी वर्ड भी है, मतलब पूरा इसका चेहरा बहुत ही एकदम राक्षस जैसा भयानक चेहरा है। ठीक है। और इसका माउथ और इसका नॉस्ट्रिल दोनों ही बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। ठीक है। और ये एकदम बफून है, बफून इन द सेंस कि मतलब गंदा मजाक करने वाला। ठीक है। कुछ भी मुंह में आए अनसन कुछ भी बक देना। ठीक है। और ये बैक पाइप बजाते रहता है। ठीक है। और उल्टा सीधा अश्लील मतलब स्टोरी सबको बोलता रहता है। ठीक है। और इसका एक और क्या गंदा आदत है, ये कौन चोरी करता है। हम्म। और इसको बताया जाए, इसके बारे में एक चौसर ने बताया है कि द मिलर हैज़ अ थंब ऑफ गोल्ड। थंब ऑफ गोल्ड का मतलब क्या है कि उसको गोल्ड का प्रति आसक्ति है, उसका पैसे का प्रति लालच है, जो जो उसको ऑनेस्टली अपना काम करने में मजबूर नहीं करता। ठीक है। वो चीटिंग करता है। नेक्स्ट ऐसे ही एक और करप्ट करेक्टर आ जाता है मैंसिपल। मैंसिपल होता है वो आदमी जो कि सप्लाई देता है प्रोविजंस का, यानी खाना हो गया या कोई और ग्रोसरी चीज़ का सप्लाई देना हो तो वो काम है म्यूनिसिपल का। अब ये सब चीज़ का सप्लाई कहाँ देता है, लॉयर्स को देता है। अब आप समझ ही सकते होंगे कि लॉयर्स अपने ही कितने बुद्धिमान और इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन ये म्यूनिसिपल इतना चालाक है कि वो लॉयर्स के साथ भी धांधली कर देता है, और उनका भी जो प्रोविजन है उसमें भी वो इस तरीके से दिमाग चला के 420 गिरी करता है कि अल्टीमेटली लॉयर्स लोग अपना फ़ायदे की जगह म्यूनिसिपल का ही फ़ायदा कर देते हैं। लेकिन म्यूनिसिपल लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है, वो अनएडुकेटेड है, लेकिन उसका वर्ल्डली दिमाग इतना चालाक है कि वो ये सब बड़ा आराम से कर लेता है। नेक्स्ट आता है रीव। ठीक है। रीव क्या है, वो एक टैलेंटेड कारपेंटर है। तो उसको भी अपना फील्ड में एक्सपर्ट कहा जा सकता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कोलेरिक है। कोलेरिक यानी दिमाग गर्म हो जाने वाला, जब ना तब उसको गुस्सा चढ़ जाता है। ठीक है। और वो सबसे आखिर में लाइन में, तीर्थ यात्री का आखिर में वो चढ़ के जा रहा है। उसका बियर्ड जो है वो एकदम क्लोजली क्रॉप्ड है, ट्रिम नीटली छाटा हुआ है, और उसका जो पैर है उसको एकदम देख के लग रहा है दो लकड़ी है पैर की जगह, काफ़ी पतला पतला लेग्स है। ठीक है। और वो इतना सफाई से अपना मतलब अकाउंट बनाता है, अपना तो नहीं, उसका जो लॉर्ड है, उसका जो मालिक है, उसका अकाउंट बनाता है कि कोई भी ऑडिटर उसको पकड़ नहीं पाता। अब कोई भी ऑडिटर पकड़ने का बात क्यों हो रहा है, मतलब जाहिर सा बात है वो अपना मास्टर का अकाउंट में कुछ धांधली करता है जिससे उसका पॉकेट में 2 पैसा कमीशन आए, कम करके दिखाता है, लेकिन इतना बुद्धिमानी के साथ वो करता था कि कोई ऑडिटर उसको
पकड़ नहीं पाता है, और वो अपना लॉर्ड का जो एस्टेट है उसको इतना भली भांति जानता है कि फार्म मैनेजर से लेकर के हर्ड्समैन से लेकर के सर्वेंट तक उससे डरते हैं, उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन है ये काफ़ी माइजरली, ये ज़्यादा खर्चा करता नहीं है, ये हर पैसा अपना जमाते जाता है जमाते जाता है, और ये यही पैसा जमा जमा करके ये अपना मालिक से भी ज़्यादा पैसे वाला हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है समनर। समनर वो होता है जो आदमी को समन करता था, यानी बुला के लाता था कोर्ट में। कोर्ट यानी आजकल का जैसे लीगल कोर्ट नहीं, चर्च कोर्ट या रिलीजियस कोर्ट, जिसको उस दफ़ा एक्लेसियस्टिकल कोर्ट कहा जाता था उस ज़माने में। तो कोई अगर रिलीजियस तरीके से कोई गुनाह करता था उसको बुलाया जाता था रिलीजियस कोर्ट में, एक्लेसियस्टिकल कोर्ट में उसका विचार होता था, फिर अगर वो दोषी पाया जाता था तो उसको दंड भी दिया जाता था। तो ये बुला के लाने का काम था समनर का। ठीक है, तो ये भी एक रिलीजियस फिगर है, लेकिन एज एक्सपेक्टेड ही इज़ ऑल्सो वेरी 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 करप्टेड। ओके, तो उसका एक स्किन डिजीज़ है जिसका वजह से उसका पूरा मुंह का जो चेहरा है ना वो एकदम सांप का मतलब स्केल जैसा लगता है। ठीक है, पूरा मुंह उसका रेड है, पिंपल से भरा हुआ है, बियर्ड उसका जहाँ तहाँ से निकला हुआ है, तो ऐसा भयंकर मुंह है उसका कि देख के उसको एकदम राक्षस जैसा लगता है। फिर उसको सबसे ज़्यादा पसंदीदा है ऑनियन और गार्लिक, प्याज और लहसुन उसको बहुत पसंद है, ढेर खाता है। उसको ड्रिंक करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब वो ड्रिंक करता है तब वो लैटिन शब्द उसका पेट से निकलता है। ये भी बफूनरी करता है, मतलब उल्टा सीधा जोक्स कहते रहता है, अश्लील तरीके की बातें करता था। ठीक है, वो यहाँ तक ये भी बोला है कि एक क्वार्ट वाइन के लिए, यानी कि थोड़ा सा शराब के लिए, वो अपना जो लेडी लव है, जो मिस्ट्रेस है, उसको किसी और को भाड़े में दे सकती है 1 साल के लिए। तो इसी से आप सोच सकते हैं कि कितना कदर के मानसिकता वाला वो इंसान है, कितना लेचरस टाइप का दिमाग है इसका। ठीक है, फिर ये स्विंडलर भी है। स्विंडलर यानी जो लोगों को बेवकूफ़ बना करके पैसे कमाते हैं, खास करके जो चर्च कोर्ट में आते थे अपने वो गुनाहों का मतलब विचार अटेंड करने के लिए, उनको ये उल्टा सीधा समझा करके उनसे एक्स्ट्रा पैसा लूटता था। फिर ये बताता भी है कि अगर मेरा पर्स में भी कोई सोल आ करके छुप जाए ना तो उसमें भी मैं उसको पनिश करूँगा। इसका मतलब यह है कि अगर उसको कोई सोल से, कोई आत्मा से भी पैसे छीटने का मौका मिल जाए तो वो भी वो छोड़ेगा नहीं, इतना स्किलफुल है वो इस मनी एक्सटॉर्शन के स्किल में। ठीक है, फिर एक और उसका एक खासियत है कि वो काउंसलर ऑफ यंग ब्यूटीज़ है, इन द सेंस उसका इलाके में जितने भी खूबसूरत यंग लेडीज़ है सबका काउंसलिंग वो करता है, सबको वो एडवाइस देता है, सबका वो अच्छा सोचता है। असल में ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ वो फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, सबके साथ इंटीमेट होता है, यही कहने का मकसद है चौसर का थ्रू दिस टर्म काउंसलर। ठीक है, फिर उसका जो शील्ड एंड स्टाफ है, शील्ड एंड स्टाफ में मतलब उसका जो ऑफिशियल यूनिफॉर्म का एक पार्ट होता है जो कि किसी को भी एक समनर के तौर पे पहचानने में पब्लिक को मदद करता है, तो उसका शील्ड और स्टाफ के बदले में वो क्या लेके चलता है, केक ऑफ ब्रेड। ठीक है, और एल हाउस का साइन, एल हाउस इन द सेंस जहाँ पे आदमी शराब खाता है, शराब खाना, तो यही सब ये खान पान मजाक मस्ती अश्लीलता यही सब उसका हरकत है, यही सब उसका पहचान है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है पार्डनर। ये भी एक करप्ट रिलीजियस फिगर है जस्ट लाइक समनर। ठीक है, पार्डनर का काम क्या होता है कि वो लोगों को पार्डन बेचता है। अब ये पार्डन क्या चीज़ है कि जितने भी वेल्दी आदमी है या गरीब आदमी भी आप मान लीजिए, अगर उनके पास वो पार्डन खरीदने का पैसा रहा तो अगर वो लोग कुछ पैसा दे तो उसका बदली में ये वो लोग को सारा गुनाह माफ़ करने का एक तरीके का एक पर्ची या सर्टिफिकेट दे देता है, जिसको खरीदने के बाद सारा गुनाह एब्जॉल्व हो जाता है और सीधे डायरेक्ट पैराडाइज का टिकट कट जाता है। ऐसा कोई बात असल में होता नहीं है, ये बस आदमी को उल्लू बना करके उनसे पैसे लूटने का एक ट्रिक्स है जो कि ये पार्टनर करता है। तो आप तो इसका नाम का अर्थ सही समझ गए होंगे कि बहुत बढ़िया कैरेक्टर ये है नहीं। आइए अब इसका अपीयरेंस देख लेते हैं। छोटा छोटा येलो कलर का बाल है इसका, जो लंबा होकर इसका शोल्डर तक आ रहा है, और वो कोई कैप नहीं पहना हुआ है शो ऑफ करने के लिए। देखो मेरे कितना सुंदर सुंदर बाल है। ठीक है, और वो समनर के साथ एक साथ राइड कर रहा है एकदम लास्ट लाइन में। फिर वो क्या कर रहा है, रोमन कोर्ट से एकदम सीधा वो यहाँ पे आया है, और क्योंकि रोमन कोर्ट से आया है तो वहाँ का तौर तरीका, वहाँ का भाव साहब वो यहाँ शो ऑफ करके दिखा रहा है। उसका वॉइस जो है वो एकदम अच्छा नहीं है, बकरी जैसा उसका गला का वॉइस है, और वो अपना वॉलेट में ढेर सारा छोटा मोटा इनसिग्निफिकेंट चीज़ों से भर्ती करके रखा है जो वो बेचेगा आगे चल के। उसमें क्या क्या है, रोमन पार्डन है, यानी रोम से लाया हुआ पार्डन का टिकट है, गॉबलेट से छोटा छोटा पर्दे का टुकड़े जैसा वेल से, छोटे छोटे डेकोरेटेड क्रूसिफिक्स से, क्रूसिफिक्स यानी वही जो क्रॉस क्रॉस साइन होता है ना, वो सजा हुआ वैसा है। तो ये सारे छोटे मोटे सामान वो रखता है, इसको बेच करके वो पैसा कमाएगा इसलिए। फिर उसका चालाकी देखिए, वो
पिग का जो हड्डी होता है उसको एक ग्लास कंटेनर के अंदर रख करके उसको आदमी को क्या बोल के बेचता है कि ये महान संतों का अवशेष है, ठीक है। तो इतना बड़ा धोखेधारी वो करता है और वो फ्लैटरी में बहुत माहिर है। झूठा तारीफ से वो ना तो सिर्फ आम आदमी को बल्कि बड़े बड़े धुरंधर रिलीजियस व्यक्तित्व को भी धूल चढ़ा देता है और अपना काम हासिल करके निकल जाता है। उसका दो अच्छा क्वालिटी है कि वो बहुत बढ़िया संगीतकार है, गाना बहुत अच्छा गाता है और काफ़ी बेहतर स्टोरी टेलर भी है, ठीक है। अब जो आखिर का कैरेक्टर है, या कहा जाएगा उनको अलग से उतना कैरेक्टरिस्टिक्स दिया नहीं गया है, चौसर सब मेन मेजर कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करने के अंत में आकर के हैरी बेली को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये कौन है? ही इज़ द ओनर ऑफ द टैबर्ड इन, जहाँ पे सब लोग बैठ करके खा रहे हैं। वो होटल का जो मेन मालिक है वो है हैरी बेली। ये चीप साइड में रहते हैं, चीप साइड इन द सेंस एक इलाके का नाम है, और इनको एज अ होस्ट डिस्क्राइब किया गया है कैंटरबरी टेल्स में। तो हैरी बेली क्या कहते हैं कि ये जो जमायत है इन 30 आदमियों का मेरे होटल में, ये आज तक ये पूरा साल में मेरा देखा हुआ सबसे हंसी खुशी एकदम खुश मिजाज मैरी मेकिंग कंपनी है। तो मैं खुश होकर के एक ऑफ़र तुम लोगों को देता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ फ्री में चलूँगा तुम्हारा गाइड बन करके, और क्या करूँगा, मैं कंपटीशन भी अरेंज करता हूँ कि ये जो 30 आदमी हैं सब कोई क्या करेंगे, यहाँ से कैंटरबरी जाने का रास्ता में 2 स्टोरी करके बताएंगे और आने का रास्ता में फिर से 2 स्टोरी करके बताएंगे, तो कुल मिला के 4। तो ये पूरा जब हम लोग का जर्नी और रिटर्न कंप्लीट हो जाएगा, सबका 4-4 स्टोरी करके कहना हो जाएगा, तो सबसे बेहतरीन स्टोरी जो होगा वो डिसाइड करेगा हैरी बेली और उसको पुरस्कार दिया जाएगा। क्या उसका पुरस्कार होगा कि टैबर्डिन में वो लोग लौटेंगे, उसको एक फ्री मील मिलेगा। ये फ्री मील का पैसा कौन देंगे? बाकी सारे जो पिलग्रिम्स है वो लोग थोड़ा थोड़ा करके कंट्रीब्यूट करके विनर को स्पॉन्सर करेंगे उसका फ्री मील। और अगर हैरी बेली का डिसीजन किसी को ना पसंद आया कि वो जिस स्टोरी को जिताया उससे किसी का पोजीशन रहा, तो उसका सज़ा क्या होगा कि पूरा जर्नी में जाने आने में जितना भी कॉस्ट हुआ वो उसको अपने पॉकेट से रिकम्पेंसेट करना पड़ेगा। तो जाहिर सा बात है वो अपने को निष्प्रतिद्वंदी करने के लिए बहुत अच्छा तरीका निकाला था हैरी बेली। आगे चल करके फिर वो क्या करता है, नेक्स्ट तो रात हो जाता है, वो उसका अनाउंसमेंट खत्म हो जाता है, डिनर करके सब सो जाते हैं। अगला दिन सुबह वो खुद एक रूस्टर जैसा उठ जाता है एकदम भोर 4 बजे और सब कोई को उठा देता है, बोलता चलो चलो टाइम हो गया, रेडी हो, निकलो कैंटरबरी के लिए। और वो एक स्ट्रॉ रख देता है, कुछ स्टिक्स ऑफ स्ट्रॉ, और उसमें से ड्रॉ करने को बोलता है। जैसे हम लोग करते हैं ना कि सबसे पहले किसका दान होगा, तो कुछ कागज़ के चिट्ठे निकाल देते हैं, सबसे पहले चिट्ठा खोल के जिसका जो काम आता है वही वो करते हैं, इस टाइप का। तो उसमें सबसे पहले जो स्ट्रॉ लेगा या चुनेगा उसको कहानी सबसे पहले बताना पड़ेगा, मतलब वो उसी से ये कहानी बोलने का दौर शुरू होगा। तो क्योंकि प्रेजेंट पिलग्रिम में से सोशली देखो या फिर अब बिहेवियरल भी देखो तो सबसे हाई स्टैंडर्ड और टॉप रैंकिंग था नाइट, तो इसीलिए नाइट को ही ये ऑफर मिलता है, हैरी बेली देता है कि आप ही सबसे पहले स्ट्रॉ उठाइए और शुरू कीजिए। तो नाइट भी पोलाइटली ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है, स्ट्रॉ उठाता है और अपना कहानी से शुरू करता है। तो यहीं पे जनरल प्रोलॉग खत्म होता है। इसके बाद नाइट का कहानी आएगा, फिर स्क्वायर का, ऐसे करके एक एक कैरेक्टर जो जो कहानी बोलते जाएंगे, ऐसे करके कहानी सारा आता जाएगा। बट जनरल प्रोलॉग यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन करके रख दीजिए ताकि आने वाला कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ऐसा ही और भी पोएट्री, प्रोज, ड्रामा, नॉवेल या कोई भी तरीके का आपको कोई टॉपिक में हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा, उसमें हम लोग जल्दी से जल्दी वीडियो बना के डालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज स्टे